अस्थमा एक ऐसा रोग जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में इस रोग से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है या फिर इसके बचाव के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर गाजीपुर के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंह है। मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर जिला पुलिस चिकित्सालय गाजीपुर में तैनात हूं। और पहला प्रश्न है कि पीपल विद एस्थमा शुड नॉट एक्सरसाइज, मिथ और फैक्ट। एस्थमा के पेशेंट्स को सांस की प्रॉब्लम होती है तो इसमें एक्सरसाइज का बहुत महत्व होता है। एक्सरसाइज नियमित रूप से एस्थमा के मरीजों को करना चाहिए तो इनको सांस के प्रॉब्लम में अधिक से अधिक रिलीफ रहेगा। मौसम परिवर्तन पर जो एस्थमा का रोग होता है या डस्ट या फ्रूट, ये पॉलेंस जो उड़ते हैं फ्लावर पे या गांव में जो डस्ट गर्दा उड़ता है दौरी के समय, खेती के समय, वो सांस की प्रॉब्लम बार बार मरीजों को होती है एस्थमा में। तो एक्सरसाइज करने में हमारे सांस के प्रॉब्लम में सुधार होगा, इसलिए व्यायाम हमेशा करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि एस्थमा कैन नॉट बी फैटल, मिथ और फैक्ट। एस्थमा के जो मरीज हैं वो साल में कई बार बीमार पड़ते हैं। साल में 1-2 बार भी पड़ सकते हैं या 5-6 बार भी पड़ सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उनको प्रदूषण का सामना किस तरह से करना पड़ रहा है। तो एस्थमा के मरीजों को परेशानी होने पर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एस्थमा का मरीज सीरियस नहीं हो सकता है। अगर ढंग से दवा नहीं होगी या समय से इलाज नहीं होगा तो एस्थमा के मरीज गंभीर हो सकते हैं, फिर भर्ती करना पड़ेगा और भर्ती करने के बाद उनकी जान पे भी खतरा है कि वो उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा। इसलिए एस्थमा के मरीजों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न, समय रहते हुए प्रॉब्लम होने पर शिक्षित डॉक्टर से, जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए, ना कि झोला छाप से। झोला छाप से जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सांस में तो आराम करती है लेकिन उनके शरीर पे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। शरीर में सूजन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर होता है, पेट में जलन होती है। तो आराम के लिए आप संपर्क करें हमेशा शिक्षित डॉक्टर से, ताकि इसमें दवा का साइड इफेक्ट भी ना हो, कोई नुकसान भी ना हो। तीसरा प्रश्न है, एवरीवन विद एस्थमा एक्सपीरियंसेस द सेम सिम्टम्स, मिथ और फैक्ट। ऐसा नहीं है कि एक तरह के सिम्टम हो। किसी मरीज में, एस्थमा के मरीज में केवल खांसी से मरीज आता है, वो सांस की प्रॉब्लम नहीं बताता है, लेकिन चेक करने के बाद पता चलता है कि वो एस्थमा से पीड़ित है। अब कुछ मरीजों में सांस की प्रॉब्लम खांसी के साथ होती है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी मरीज कहता है कि हमको 1-2 महीने से खांसी हो रही है और कोई भी दवा खा रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा है। बाद में डॉक्टर चेक करता है तो पता चलता है कि इसको हर मौसम में ये प्रॉब्लम होती है, तो इसको फिर एस्थमा कहा जाता है। तो एस्थमा डिटेक्ट होता है डॉक्टर के आने के बाद। तो सिम्टम अलग अलग होते हैं, कोई जो है कि हर मरीज की सांस फूले ही। एस्थमा में सर्दी जुकाम से भी शुरुआत हो सकती है, गले में खराश से भी शुरुआत हो सकती है और सीधे सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम मरीजों में सर्दी जुकाम या गले में खराश शुरुआत में होती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो मरीज को इसमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि इसका समय से उपचार हो सके। चौथा प्रश्न है कि निमोनिया इज लाइक ए कोल्ड और फ्लू, मिथ और फैक्ट। तो निमोनिया केवल सर्दी जुकाम नहीं है। निमोनिया सर्दी जुकाम के बाद भी हो सकता है, बुखार के बाद भी हो सकता है, फ्लू के बाद भी निमोनिया हो सकता है और बुखार के बाद भी निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया में, फ्लू में तो केवल सर्दी जुकाम या हल्का बुखार के सिम्टम होते हैं, लेकिन निमोनिया में मरीज को इसके साथ साथ सीने में दर्द, सांस की प्रॉब्लम, खांसी में कफ आना और एक्सरे कराने पर भी, एक्सरे में भी इसमें दिक्कत आती है। और बच्चों में खासकर जो सर्दी जुकाम के बाद होता है तो गार्जियन पकड़ नहीं पाते हैं कि इसको निमोनिया से ग्रसित है। बाद में बच्चा सीरियस हो जाता है, कभी कभी जान पे जोखिम आ जाता है। तो बच्चों में खासकर निमोनिया को गार्जियन पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसको डॉक्टर से, कुशल चिकित्सक से दिखाने के बाद ये डॉक्टर डायग्नोसिस बना देते हैं कि बच्चे को निमोनिया भी है और इसको 1 हफ्ते 10 दिन भर्ती करना होगा। भर्ती करके इसका उपचार होगा ताकि ये सुधर जाए। तो इसमें फ्लू का केवल सिम्टम मान के ना चला जाए निमोनिया में, इसमें साथ में सांस की प्रॉब्लम भी होती है।
और पांचवा प्रश्न, लिविंग इन ए पॉल्यूटेड सिटी इज वर्स देन स्मोकिंग फॉर लंग कैंसर। लंग कैंसर में स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदायक है, प्रदूषण से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। प्रदूषण भी कैंसर का कारक है, लेकिन स्मोकिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है लंग कैंसर में, क्योंकि स्मोकिंग में जो पार्टिकल जाते हैं शरीर में, उसमें कई तरह के कार्सिनोजन होते हैं जो लंग्स को नुकसान करते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी होता है और सांस की प्रॉब्लम भी होती है, और जो अस्थमा के मरीज है उनमें भी एक्सेजरेशन होता है, बढ़ जाता है, अस्थमा जल्दी होने लगता है। और लंग कैंसर के अलावा स्मोकिंग के और भी हार्ट के इफेक्ट हैं, पेट के कैंसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लंग कैंसर का मेन कारक स्मोकिंग है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। स्मोकिंग को एकदम रोका जाना चाहिए। इसमें मरीज जो काउंसलिंग करनी चाहिए, जो स्मोकिंग करते हैं मरीज, उनको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहिए कि लंग कैंसर का सबसे मुख्य कारण स्मोकिंग है, और जो उनकी लाइफ पे खतरा हो जाएगा वह कैंसर होने के बाद। तो प्रदूषण भी नुकसानदायक है। प्रदूषित सिटी में भी कैंसर के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है, लेकिन स्मोकिंग ही सबसे बड़ा कारण है जो कि कैंसर का है।